गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा। रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से वीकली टेस्ट क्विज जो शुरू की गई है उसके सेट नंबर 2 के आर्ट्स पेपर के डिस्कशन के लिए मैं उपस्थित हूँ। छठी पूजा की शुभकामना के साथ रुक्मिणी प्रकाशन आप लोग को ढेर सारा शुभकामना दे रही है, उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। लेकिन उत्सव के समय भी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए और इसका ही उदाहरण आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा पेश किया गया है, जिसके तहत हम क्विज टेस्ट 2 के आर्ट्स पेपर के डिस्कशन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखें, हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। हम लोग इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, द्वीप क्षेत्र सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? यानी भारत की कुल जो द्वीप, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल है, कुल भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि इसका आंसर इसका आंसर सी आपका होगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य सीमा रेखा से जुड़ा हुआ 6100 किलोमीटर है और शेष समुद्र तटीय जो हमारी द्वीप है, द्वीप समूह है, आइलैंड है, उसको मिलाकर निर्धारित है। कुल भारत का जो भारत का कुल सीमा क्षेत्र है वह 15,200 किलोमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का 16 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 16 राज्यों से मिलती है। भारत का 3 देश से स्थल और जल सीमा दोनों मिलती है। भारत का 7 ऐसे देश से जिनसे भारत का समुद्री सीमा मिलती है। ठीक, क्या करना होगा? उसको दबाने के बाद यहाँ आना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया? ये 2018 में। में भारत सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री आयदाता आय संरक्षण अधिनियम का अर्थ हुआ किसानों की आय बढ़ाना है। पीएम आशा इसको संक्षिप्त में कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम को किसान के लिए हितकर बनाना है, प्राइस पेमेंट स्केल को और फ्लाइट ऑफ पेमेंट क्रूपमेंट स्केलिंग को भी बढ़ाना है। कहने का अर्थ है कि किसान के विकास के लिए, किसान को अधिक से अधिक समृद्धि के लिए हमें कई स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास की जा रही है। और 12 सितंबर
2018 में यह स्कीम लाया गया जिसका उद्देश्य 2022 तक किसान की आय को दोगुनी करनी है, दोगुनी करने की प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। आगे तीसरा प्रश्न है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियमित तिथि से कितने वर्ष तक चलेगी? तो पंचायत एक नियमित जिस तिथि से वो बैठती है 5 वर्षों तक के लिए 5 वर्षों के लिए वो चल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का जो पहली बार सिफारिश सिंघवी समिति ने की और उसके आधार पर 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाई गई थी, लेकिन वह पूरी तरह पारित नहीं हो पाई। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी जो पारित नहीं हुई। फिर पीवी नरसिम्हा राव के सरकार ने 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों पर जो पंचायती राज का चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि 5 वर्ष में एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि 6 माह रह गया हो समय तो उससे पूर्व चुनाव नहीं होगी, और कोई भी पंचायती राज या नगर पालिका संबंधित पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय हैं? आपका चौथा प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन है? तो आपको दिए गए विकल्प में ए इसका आंसर होगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1954 से भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ और यह पहली बार 3 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन भी इसमें शामिल थे। जैसा कि आप जानते हैं सी राजगोपालचारी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पुरुषोत्तम टंडन को 1961 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। विधान चंद्र राय के साथ इनको दिया गया। पंडुरंग बमन को जो है 1963 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ दिया गया। 1955 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया को दिया गया, भगवान दास को दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है जो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1954 में किया गया। सातवां प्रश्न है
कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वह सचिन तेंदुलकर का नाम है। ओहो, सबसे ज़्यादा क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का है, जो सचिन तेंदुलकर ने 463 मैच खेल चुका है, जिसमें 18,000 से अधिक रन 18,426 रन इन्होंने बनाया है। सौरभ गांगुली भी भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने 334 मैच जिन्होंने 350 मैच खेले हैं, जिसमें 10,773 रन इन्होंने बनाया। महेंद्र सिंह धोनी भी भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर में शामिल हैं, जिन्होंने लंबी खेल खेले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान देंगे कि सौरभ गांगुली जो है 311 मैच ही खेले हैं। 311 मैच में ही 11,336 रन सौरभ गांगुली ने बनाया है। और ये जो 350 मैच महेंद्र सिंह धोनी ने खेला है, जिसमें 10,773 रन इन्होंने बनाया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 334 मैच खेलकर 9398 रन बनाया है। थोड़ा ध्यान दे देंगे फिर एक बार कि सबसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है अब तक है सचिन तेंदुलकर का है, जो 463 मैच में खेलकर 18,426 रन इन्होंने बनाया है। सौरभ गांगुली जो है 311 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुके हैं, जिसमें 11,336 रन इन्होंने बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी ने 350 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है, जिसमें 10,778 रन इन्होंने बनाया है। अजहरुद्दीन जो 334 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, उन्होंने 9398 रन जो है बनाए हैं। ऑल ओवर सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं। आठवां प्रश्न पर ध्यान देना है कि भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा की गई है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है और वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा रेखा 4,096 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा मेरा निर्धारण की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की भारत की सीमा रेखा है और म्यांमार के साथ 1653 किलोमीटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के साथ जुड़े हुए इन देशों में जो भी भारत से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ जैसा कि जानते हैं आप कि 100वां संविधान संशोधन द्वारा 100वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा हम भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद थी उसको निपट लिए हैं। हमें यह भी ध्यान देना है कि सबसे छोटी सीमा रेखा जो है 106 किलोमीटर हमारा है और वह जो है अफगानिस्तान के साथ है।
जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो मेरी सीमा रेखा है वह वर्तमान POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में जो भारत की जो सीमा है वह अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन POK से जुड़ा हुआ जो 106 किलोमीटर है वह अफगानिस्तान से भारत की सीमा बनाती है। नौवीं प्रश्न को देखें कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीत हासिल करने का गौरव प्राप्त है। तो यह अधिकार जो है यह गौरव प्राप्त है पेले को। पेले को प्राप्त है और ये ब्राजील के हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेले सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में बेशुमार है। 1958, 62, 1958, 1962 और फिर 1970। 1970 में जो ब्राजील ने फीफा कप जीता उस खेल टीम के सदस्य पेले था। पेले को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है। यह विश्व के महानतम फुटबॉलर माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीफा कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में उरुग्वे से हुआ। पहला उरुग्वे ने ही जीत लिया अर्जेंटीना को हराकर। जैसा कि आप जानते हैं कि फीफा कप सबसे अधिक बार अब तक जीतने का रिकॉर्ड भी जो है वह ब्राज़ील के नाम ही है, जो 5 बार जीत चुका है। और इस खेल में पेले जो प्रारंभ में 3 ब्राज़ील ने विश्व कप में जीत हासिल किया है फीफा कप में, उसमें पेले का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा। जॉर्ज बेस्ट जो है ये आयरिश फुटबॉलर महान रहे हैं। डिएगो माराडोना को आप जान रहे हैं, अर्जेंटीना टीम से संबंधित हैं और अर्जेंटीना टीम को यह जिताने में भी उस समय कप्तानी में इन्होंने अर्जेंटीना को भी ये फीफा वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। जिन्हें दीन जिनाद ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं। ग्यारह प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में यह बहुत बड़ी जनजातियों का उत्सव मनाया जाता है और इस क्षेत्र के जनजातियों गरेरियों के रूप में अपने जो भेड़ बकरियां आदि चराते हैं उनके द्वारा यह जनजाति गरेरियों द्वारा मनाई जाती है और जिसमें बिरुवा इनका देवता है, जिनको ये प्रसन्न करने के लिए यह धनगरी गजा नृत्य करते हैं, जिनसे कामना करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो। इस कार्य के लिए ये इनकी आराधना करते हैं। तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में जो जनजाति है उनके द्वारा यह नृत्य की जाती है। बारहवां प्रश्न है जिसे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवार के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल और उत्पादन क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यह
गरीब परिवारों के युवाओं को जिनका उम्र 18 से 35 वर्ष हो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2014 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि उन गरीब परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार देकर, उनको प्रशिक्षण देकर, उनके जीवन कौशल को विकास कर उन्हें एक नई जो है पहचान दिया जाए और उन्हें स्वावलंबी बनने में सहयोग किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय श्रमज्योति योजना भी जो है ये भी 16 अक्टूबर 2014 में ही शुरू किया गया। इंद्रधनुष मिशन भी जैसा कि हम जानते हैं कि इंद्रधनुष मिशन भी 2014 में ही शुरू किया गया, जिसमें टीकाकरण से संबंधित है, जो 7 क्षेत्रों में टीका देने से जुड़ा हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी ये नवंबर 2014 में ही शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था 18,452 गांव में बिजली उपलब्ध कराना था। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एनडीए सरकार की एक बहुत बड़ी जो है महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको वह पूरा करने में सफल हो गया। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योतिष योजना ये योजना भी 2014 में ही शुरू किया गया था, और जिसका उद्देश्य था कि 18,452 जो गांव है जहां बिजली उपलब्ध नहीं थी, उस समय के आंकड़ा के अनुसार वहां बिजली उपलब्ध कराना उद्देश्य था। समावेशी क्या होता है? एक्सक्लूसिव। समावेशी का अर्थ होता है कि जो विकास हो उसका लाभ सबको मिले, विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो विभिन्न प्रकारों से मुख्य धारा से वंचित है, विकास की मुख्य झलक उनमें नहीं पहुंची है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो समावेशी का अर्थ होता है कि विकास का लाभ सबको मिले, विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग हो उसे इसका लाभ सबसे अधिक मिले। पंद्रह प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। बाईसवां प्रश्न है पाइका नृत्य निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य भारत के जो राज्य हैं वे ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। और जैसा कि जानते हैं कि पाइका नृत्य ये ओडिशा के मयूरभंज जिले क्षेत्र में, कयंझर मयूरभंज जिले क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, जिसमें पुरुष सैनिक भेष में ये लोग बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये पाइका नृत्य करते हैं, जिसमें पाइका और कांबर जनजाति भी इस नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण है।
23 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था, ये ध्यान देना है कि प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, प्रस्ताव पेश किया गया था। यहाँ थोड़ा सुधार कर लेंगे, पेश किया गया था। तो ये उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं, इसे पेश किया गया प्रिम्बल को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह स्वीकार कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, हृदय, कुंजी, ऐसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। चौबीस प्रश्न देखिए कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। तो यह अवधि जो है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच 29 दिनों से थोड़ा अधिक होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या पूर्ण चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन ही होती है, और सूर्य ग्रहण जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी सूर्य ग्रहण से भी जुड़ा हुआ है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के जो रेखा है उसमें एक दूसरे के प्रतिछाया करने से जुड़ा हुआ है। तो एक वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या मैक्सिमम होती है, जिसमें एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच 29 दिन से थोड़ा अधिक समय ली जाती है, और 12 पूर्णिमा एक वर्ष में और 12 अमावस्या होती है। पच्चीसवां प्रश्न है कि सरकार ने वनों की स्थिति अभ्यारण्य को 51 में बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया है। यानी 51 भारत का 51 टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? तो बिल्लू पुथुर। इसका आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु का श्री बिल्लू पुथुर जो है वह मेघामलाई टाइगर रिजर्व यह भारत का 51 में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो गया है। 52 टाइगर रिजर्व जो है वह रामगढ़ विषधारी जीव अभयारण्य है, जो राजस्थान में जुड़ा हुआ है। और 53वां जो है वह
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हो गया है, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और उसमें एक और जुड़ा हुआ है तमोर पिंगल प्लस तमोर पिंगल जीव अभ्यारण्य। ये दोनों मिलकर 53वां संयुक्त रूप से गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तोमर पिंगल वन जीव अभ्यारण्य, ये दोनों मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1973 अप्रैल 1973 से भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहला टाइगर रिजर्व घोषित की गई थी। छब्बीस प्रश्न है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में भारतीय चीता को 1952 ईस्वी में विलुप्त कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 8 चीता अभी अभी जो है नाम्बिया से मंगाया है। नाम्बिया से मंगाया है 8 चीता, जो कुनो नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये कुनो नेशनल पार्क एमपी में जो नाम्बिया से हमने मंगाया है अभी अभी, इन्हें कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है, जिससे पुनः भारत में चीता को जो विलुप्त हो चुकी है पूरा प्रजनन के द्वारा इसको संरक्षण दिया जा सके। सत्ताईस प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चूज करना है। पहला है, मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुति है। मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुति है, लेकिन नीति तत्व विधिक संस्तुति है, तो यह गलत है। क्योंकि मौलिक अधिकार को हम संवैधानिक उपचार के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन नीति तत्व को नहीं। बी है, मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण से संवर्धन है, जबकि नीति निर्तत्व व्यक्तिगत कल्याण से संवर्धन है, तो यह इसके विपरीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमको व्यक्तिगत रूप से दी गई सरकार के विरुद्ध हमारी सुरक्षा है, जबकि सामुदायिक कल्याण का कार्य जो है वह नीति निर्तत्व के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्तत्व जो है गैर न्यायसंगत होती है, तो यह कथन सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्तत्व के अधीन नहीं। 37 में यह लिखा गया है कि इस भाग को लागू करने के लिए, यानी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए राज्य की शक्ति और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी। तो आपका दिया गया आंसर में सी आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा। डी को भी हम लोग देख लें, मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि नीति तत्व राजनीतिक लोकतंत्र का, यह भी इसके विपरीत है। जैसा कि मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र तो देती है, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमें भाग 4 नीति तत्व के द्वारा ही होती है। अट्ठाईस प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफा की खोज
1957-58 में की गई थी और इसकी खोज का श्रेय जो है बीएस जो है बीएस बकनाकर को यह श्रेय दिया जाता है। ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है और यहाँ से भारत में जो पूरा पाषाण काल का स्थल है, पहली बार सेल चित्रकारी का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो भारत में पहली बार चित्रकला का प्रमाण हमें भीमबेटका आदमगढ़ से मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, पूरा पाषाण काल का स्थल है। उनतीस प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो दिफू, ये दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के जो है त्रिसंधि का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंसी दर्रा, ये लद्दाख में ये पेंसिल दर्रा है। ये बूमला, ये भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत से ये भी जोड़ता है। तो ये त्रिअस्त जो बनाता है वह जो है दिफू दर्रा होगा, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तीस प्रश्न है, एजार कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो एजार कप जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोलो से संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है। चौगान खेल इसे प्राचीन काल में कहा जाता था। भारत में पोलो की आधुनिक शुरुआत में हम पूर्वोत्तर भारत का नाम ले सकते हैं। पृथ्वीपाल कप, राधा मोहन कप, क्लासिकल कप, ये सभी कप जो है पोलो से संबंधित है। इकतीस प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं। ये घाना, अफ्रीकी देश घाना। अफ्रीकी देश घाना से संबंधित कोफी अन्नान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में निभाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1997 से 2006 तक दो कार्यकाल के लिए ये कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे हैं। मिस्र के बुतरस घाली भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 1992 से 96 तक रहे और ये 97 से 2006 तक दो कार्यकाल के लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं त्रिनवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, ये नॉर्वे देश से जुड़े हुए थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। वर्तमान में
जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वह आप जान रहे हैं कि अंटोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जो पुर्तगाल के हैं। बत्तीस है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, यह किस वर्ष शुरू की गई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो हुई वह 2016 में हुई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई। 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2015 को ही प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में चर्चा की थी, घोषणा की थी, लेकिन इसकी शुरुआत ये 16 जनवरी 2016 से हुआ। स्टार्टअप इंडिया भारत में जो उद्यमी वर्ग है, जो नई कौशल को अपनाकर अपनी क्षमता पर वह रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी वह कुछ बेहतर अपना इंटरप्राइजेज यानी कि उद्यम खोले और जिससे वे रोजगार भी दे, इसके लिए सरकार उन्हें विभिन्न रूप में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराती है, उन्हें प्रोत्साहन देती है। यह भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल रही है। जैसा कि आप जानते हैं 2015 में कौशल विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जब भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में किया गया। तो ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, एक स्टार्टअप इंडिया और दूसरा स्टैंड अप इंडिया भी इसी प्रकार की जो ग्रामीण परिवेश में जनजातियों क्षेत्र में पिछड़े वर्ग हैं, जहां की प्रारंभिक अवस्था से वे लोग गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विकास के संसाधनों को बढ़ावा के लिए उनके लिए स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये भारत की दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार सृजन से संबंधित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तैंतीस प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है स्पेन के मैड्रिड में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यटन उद्योग पूंजी अनुपात में सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो है यह उद्योग है, और सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला उद्योग भी पर्यटन उद्योग ही है। तो पर्यटन उद्योग जो विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है, यह एक ओर विदेशी मुद्रा भी पर्यटन से आती है, दूसरी ओर अपनी सभ्यता संस्कृति से विश्व को जोड़कर उसको एक दूसरे से हम ग्लोबलाइजेशन की जो दुनिया में रह रहे हैं उसको अधिक बढ़ावा देने का भी काम करता है। चौंतीस प्रश्न है कि राष्ट्रपति के नाम और उनके कार्यकाल को अवरोही क्रम में आपको सजाना है। जो दिया गया है नाम वह डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यदि सब राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके कब से कब तक वो कार्यकाल रहा, तो उससे हम लोग को समझने में सुविधा होगी। स्पष्ट हो गया कि ज्ञानी जैल सिंह जो
82 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक। इससे पूर्व फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक थे। हालांकि 11 फरवरी 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी 1967 से 69 तक ही रह पाए, क्योंकि 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। तो भारत के दो ऐसे भारत के राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, वह डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद है। तो इसके आधार पर आप का जो 34 प्रश्न है, उस 34 प्रश्न का आंसर सी देंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस क्रम में हम ज्ञानी जैल सिंह को, फिर नीलम संजीव रेड्डी को देंगे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद को देंगे और फिर जाकिर हुसैन को हम इसमें रखेंगे। छत्तीस प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला 1955 ईस्वी में रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1949 को जो भारत के गवर्नर जनरल थे राजा जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय संग्रहालय का जो है वह रूपरेखा तैयार कर दिया था। वहाँ उन्होंने आधारशिला रखा था, लेकिन फिर इसको व्यवस्थित रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय की जो है रिप्लेसमेंट किया गया, क्योंकि जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1949 को। और जवाहरलाल नेहरू ने फिर राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला 1955 में रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय जो है कलकत्ता संग्रहालय है और सबसे बड़ा है, और वह है 1814 ईस्वी में स्थापित है। कलकत्ता संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है और पुराना संग्रहालय है, 1814 में स्थापित हुआ। सैंतीस प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। तो ये सबसे लंबे अवधि तक रहे। मनमोहन सिंह जो है 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 13 दिन, फिर 13 महीना और फिर 5 साल। और नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं। तो स्पष्ट है कि सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। अड़तीस प्रश्न है, संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। इस अकादमी कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संगीत अकादमी, ये दोनों जो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है। ये दोनों नई दिल्ली में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय संगीत अकादमी और राष्ट्रीय नाटक अकादमी ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य, संगीत, नाटक को बढ़ावा देने वाली संस्था है।
राष्ट्रीय कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी का स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ओह, इकतालीस प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह कब शुरू किया गया, यह आपसे जानना चाहता है कि ये तो यह सितंबर 2014 में शुरू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की एक बड़ी पहल है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं उनकी गुणवत्ता वायु गुणवत्ता जो है बहुत ही कमज़ोर है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए कई स्तर पर राज्य सरकार के सहयोग से मिलकर कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तैंतालीस प्रश्न है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने भारतीय वायुसेना वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड कराने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया था। तो यह भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ इस तरह की जो है अनुबंध इसरो द्वारा किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो द्वारा IRNSS-1G की जो है शुरुआत किया गया है नेविगेशन से जुड़ा हुआ। और जीपीएस प्रणाली जो भारत के इसरो द्वारा विकसित किया गया है वह अपने सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर 1500 किलोमीटर तक का बेहतर वह आंकलन कर सकता है। जैसा कि जानते हैं नेविगेशन सेटेलाइट जो विश्व की सबसे बेहतर सेटेलाइट में भारत के इसरो द्वारा विकसित किया गया है IRNSS-1G। यह जीपीएस प्रणाली से जहां तक विमान संचालन में अधिक गतिशीलता आएगी, सुविधा होगी, सुरक्षित होगी। और यह जो उड़ान योजना है, भारत सरकार की उड़ान योजना है, उसको और गति मिलेगी। सैंतालीस प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया जिसका नाम ब्रिटिश काल में जीटी रोड रख दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह शेरशाह से जुड़ेगा। शेरशाह ने सोनार गांव से तक्षशिला तक जो सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, कंक्रीट करवाया, जिसे सुल्तान ए आजम या सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। और यह सड़क जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ
कौटिल ने नाम दिया है। हालांकि इसको पक्कीकरण कराने का, कंक्रीट कराने का काम शेरशाह ने किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड आकलैंड के काल में जीटी रोड को मरम्मत कराया गया और इसका नाम जीटी रोड रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी भारत के यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड के रूप में जाना जाता है। NH1 और NH2 को अब NH19 नाम दे दिया गया। 48 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपियन प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। एलेक्जेंडर एंड कंपनी जो बनाने वाला ये संस्था थी, जिनकी एलेक्जेंडर और उनकी जो कंपनी थी, एजेंसी थी, उनके द्वारा भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। इंडस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पहला कमर्शियल बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक रहा और पूर्णतः भारतीय स्वामित्व में स्थापित पहला बैंक जिसका स्वामित्व भारत के व्यक्ति रहे हैं वह बैंक PNB। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि SBI बैंक है, जिसको 1955 ईस्वी में नेशनलाइज किया गया। उनचास प्रश्न है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसे बालुआ पत्थर से बने हुए 4 घोड़ा युक्त एक स्तंभ आकृति बनाई गई। तो यह जो है नागपुर में है। ये नागपुर में है। 1907 ईस्वी में बनाया गया और यह मान लिया गया कि इससे 4 भारत के बड़े शहर जो चेन्नई है, बॉम्बे है, दिल्ली है और मद्रास है, इसकी दूरी जो है लगभग बराबर तो नहीं है, लेकिन मानी गई कि यहाँ से फिर भी इसकी दूरी नापने की एक सुविधा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 माइल स्टोन इसको नाम दिया गया है। बासठ प्रश्न है कि बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुरूपी गांधी जो इनके द्वारा लिखी गई है, इसके कई खंड में ये लिखी गई पुस्तक है, जिसका पहला जो है प्रकाशन 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन पहला हुआ था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी हिंदुज़म नाम की जो है प्रसिद्ध पुस्तक, इन्होंने रामायण महाभारत भी लिखे हैं, हिंदुज़म भी लिखे हैं। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अमृता प्रीतम जो कागज के कैनवस के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया? आपका प्रश्न है कि जल क्रांति अभियान किस वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह अभियान जो है 2015-16 ईस्वी में शुरू किया गया। दो 2015-16 में यह अभियान शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 5 जून 2015 को उमा भारती, जो उस समय भारत के केंद्रीय मंत्री थे, उनके द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। जल संकट को देखते हुए जल को प्रबंधन कैसे की जाए, ग्रामीण स्तर तक जल के प्रबंधन, उसके रख रखाव और उनके स्रोतों का आंकलन करना, उसको बेहतर बनाना, ताकि वाटर क्राइसिस को कम किया जाए, रोका जा सके, इसके लिए यह अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। चौसठ प्रश्न है, श्री गुरु नानक देव की जन्म राय भोई तालवांडी वर्तमान नानका साहिबा पाकिस्तान में है, कब हुआ? तो इनका जन्म जैसा कि आप जानते हैं कि 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नानक द्वारा एक पंथ शुरू किया गया जिसके 10 गुरु हुए और यह सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। तो सिख के प्रथम गुरु नानक देव थे। गुरु नानक का जन्म तालवांडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में नानका साहिबा है, वहाँ हुई और इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। पैंसठ प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? यानी 16वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन? तो सुमित्रा महाजन। ये सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य की, जो इंदौर से रिकॉर्ड एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार जीतने का भी रिकॉर्ड रही है। सोमनाथ चटर्जी जो भारत के पूर्व, ये भी भारत के पूर्व, सोमनाथ चटर्जी भी भारत के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा कुमार, ये भारत के 15वें लोकसभा के स्पीकर और ये प्रथम भारतीय महिला, ये प्रथम भारतीय महिला स्पीकर होने का गौरव भी प्राप्त मीरा कुमार का है। सोमनाथ चटर्जी जो है, ये 14वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य किए हैं। और मनोहर जोशी जो है, ये लोकसभा के रूप में 13वें लोकसभा के रूप में कार्य किए हैं। वे उस समय लोकसभा के रूप में कार्य किए हैं जब उस समय वे भारत के जो स्पीकर थे बालयोगी का दुर्घटना हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बालयोगी सबसे युवा और प्रथम दलित भारत का स्पीकर था। तो भारत के सबसे युवा और प्रथम दलित भारत के स्पीकर बनने वाला जीएमसी योगी जो सबसे युवा और प्रथम दलित स्पीकर बने थे और पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पद पर रहते हुए मृत्यु प्रथम स्पीकर का भी हुआ था। तो जब जीएमसी बालयोगी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मनोहर जोशी जो है स्पीकर के पद पर कार्य किया। तो मीरा कुमार प्रथम भारतीय महिला जो स्पीकर के पद पर कार्य की और 15वीं लोकसभा में की। सोमनाथ चटर्जी 14वीं लोकसभा में प्रतिनिधि की। मनोहर जोशी जो 13वीं लोकसभा में
जब GMC बालयोगी की मृत्यु हो गई, उसके बाद शेष काल के लिए वे स्पीकर के रूप में काम किया। सुमित्रा महाजन जो है 16वीं लोकसभा में स्पीकर के रूप में काम की। ये दूसरी भारतीय महिलाएं हैं जो कि स्पीकर के रूप में काम की। और आप जानते हैं कि वर्तमान जो 17वीं लोकसभा है, इसमें ओम बिरला स्पीकर के रूप में कार्यरत है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था। भगत सिंह द्वारा जो है लाहौर में 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। ओहो, 67 प्रश्न को देखिए। 67 प्रश्न बता रहा है कि वरीयता क्रम का सही क्रम कौन है। तो वरीयता क्रम में हम जो आपका दिया गया है, जब इस पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति की आपकी वरीयता क्रम में एक आएगा। 1979 ईस्वी में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वरीयता क्रम की एक सूची दी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में भारत के सर्वोच्च पदधारक होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। तो इस वरीयता क्रम को जो दिया गया है, जिसमें आपका आंसर सी होगा। अड़सठ प्रश्न को देखिएगा। शिवाजी ने निम्नलिखित घटना का सही क्रम जानना है। ये 4 घटना है, तो जब हम 4 घटना का समय दे देंगे तो हमारी इस प्रश्न का उत्तर, जब काल क्रम से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो उसके 4 विकल्प को यदि हम सही से जोड़ दें तो आंसर बड़ी ही सहज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि 1648 में इसे जीत लिया, 1664 में आप पुनः जो है 1670 में इनको जीत लिया, तो स्पष्ट है कि पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो आपका आंसर इसका बी होगा। ध्यान देंगे, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि पुरंदर का दुर्ग जो शिवाजी के प्रारंभिक जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी, वह 1648 में जीत लिया गया है। और सूरत को 1664 और 1670 में 2 बार लूटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्याभिषेक 1674 में कराए, और इनकी अंतिम अभियान जो है कर्नाटक अभियान 1677 में रहा, जो 1677-79 के बीच इनकी कर्नाटक अभियान, जो शिवाजी की अंतिम विजय अभियान थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की वृद्धि त्रिकोण में शामिल है, यानी जहां की जो है जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 दक्षिण पूर्वी एशिया के देश काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें यदि हम थाईलैंड को भी जोड़ दें तो इसे एशियन टाइगर के नाम से
एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। जो मादक पदार्थ के लिए जाना जाता है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये 3 देश गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। जिसमें हालांकि इस तरह की गोल्डन ट्रायंगल के नाम से हम जानते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान क्षेत्र भी जुड़ता है, लेकिन इसे भी नया नाम दिया गया है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड मादक पदार्थ के लिए काफ़ी जाना जाता है। और सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसमें थाईलैंड जोड़ दिया जाए तो इसे एशियन टाइगर कहते हैं। इस क्षेत्र में इनका विकास दर बहुत ही तेज है, इसलिए इस तरह का नामकरण दिया गया है। पचहत्तर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अन्नामलाई पर्वत की ये सर्वोच्च चोटी है। दोदा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये 2637 है और ये नीलगिरी पर्वत से जुड़ा हुआ है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जैसा कि आप जानते हैं। ये 1722 मीटर है। और K2 काराकोरम क्षेत्र में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि अभी POK से जुड़कर ये पाकिस्तान में है, और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। सेवेंटी 79 है। हम 78 पहले देखेंगे कि RM बर्ड और जेम्स थॉम्सन ने कौन सी राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, यानी किस राजस्व व्यवस्था से इनका संबंध है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनका संबंध महलवारी व्यवस्था से है। महलवारी व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था के जनक हैं, और इस व्यवस्था में बर्ड और थॉम्सन का भी योगदान महत्वपूर्ण है। अस्थाई बंदोबस्त में सर जॉन शोर ने इसकी जनक है, और इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस काल में हुआ। और सर टॉमस मुनरो जो है रैयतवारी व्यवस्था के जनक है। सेवेंटी 79 प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किससे हुआ? तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की जो शुरुआत है, हम हफीम युद्ध से देखेंगे। हफीम युद्ध, पहला हफीम युद्ध जो 1839 से 42 के बीच लड़ा गया, और ननकिन की संधि द्वारा इसको समाप्त किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ ही ब्रिटेन का चीन पर दबदबा बनना शुरू हुआ। ब्रिटेन पर यूरोपियन देश और भारत और एशिया के भी जापान जैसे देश ने उस पर अपना दबदबा बनाया। बंदरबाट, चीन का बंदरबाट जिसे हम कहते हैं, वह शुरू हुआ। तो यह विभिन्न देशों द्वारा चीन को अपना अपना क्षेत्राधिकार बनाया गया, जिसमें ब्रिटेन ने हफीम युद्ध यानी हफीम के व्यापार में जो विरोध आ रहे थे उसको लेकर जो युद्ध हुआ उसे हफीम युद्ध कहा जाता है। 2 हफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच शक्ति के स्थापित करने के लिए, शक्ति के वर्चस्व के लिए हुआ।
83 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के ये शिल्पकार माने जाते हैं। शाही कमीशन जो है ये इमरजेंसी रोकने से संबंधित था, आपातकाल पर बनाया गया था। एमजी जोशी समिति संसदीय समिति से संबंधित था और जस्टिस मुकुल कमेटी जो है वह आईपीएल खेल के भ्रष्टाचार से या उसके विभिन्न समस्या जो थी उससे जुड़ा हुआ था। तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज से जुड़ा हुआ समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की और जिसके आधार पर जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी कहाँ है? तो केरल में है। साइलेंट वैली ये केरल में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइलेंट वैली नाम जो है ये बहुत ही शांत एरिया पालक्काड जिले में संबंधित है। 1981 ईस्वी में इन्हें जो है राष्ट्रीय पहचान दिया गया, अधिक जो है इसका विस्तार किया गया और 237 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ बड़ी ही विविधताओं के लिए जाना जाता है। तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। पचासी प्रश्न है, गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी पणजी। ये पणजी किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं महादय नदी भी इस मांडवी नदी को कहते हैं। ये पणजी अवस्थित है और इस पर दूध सागर जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रजपो जलप्रपात भी इस पर है। तो ब्रजपो और दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी तट पर अवस्थित है। जैसा कि मांडवी नदी द्वारा बनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा की ये मुख्य नदी है। सिक्स प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किसका है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक वन का प्रतिशत वन के प्रतिशत के रूप में मिजोरम जो है भारत में प्रथम स्थान पर रखता है, जहां 84% से अधिक जो है वन क्षेत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि 84% से अधिक जो है यहाँ वन क्षेत्र है। यहाँ दूसरा स्थान ये रखता है जहाँ 79% से अधिक वन क्षेत्र है। तीसरा स्थान पर मेघालय आता है। मेघालय में 76% से अधिक वन क्षेत्र है। मणिपुरा में जैसा कि हम जानते हैं 74% से अधिक वन क्षेत्र है और नागालैंड में 73% से अधिक वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र के मामला में मिजोरम भारत में नंबर 1 है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रतिशत के रूप में मिजोरम नंबर 1 है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में सबसे अधिक जो है वह मिजोरम में है। सतासी प्रश्न है, व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार प्रथम बार 1991 में दिया गया
और जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में दिया गया, वह भारत के प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार रामविलास शर्मा को दिया गया और यह पुरस्कार उन्हें भारत का प्राचीन भाषा और परिवार, भारत का प्राचीन भाषा और परिवार के लिए दिया गया। 2021 में पुरस्कार जो है वह असगर वजाहत को दिया गया है। असगर बजाहत को दिया गया है और वह उनकी नाटक जो है महाबली नाटक के लिए असगर बजाहत को 2021 में व्यास सम्मान दी गई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बहुत सारी सम्मान दी जाती है, उसके अंतर्गत ये भी एक सम्मान है। अठासी प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल सागर उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी भाग में पोर्ट सईद है और दक्षिणी भाग में पोर्ट सुएज है। जैसा कि जानते हैं कि सुएज नहर को 1956 में मिस्र ने इसको राष्ट्रीयकरण किया, जिसके कारण भारी विवाद भी हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी सुएज नहर को लेकर ब्रिटेन से साथ संबंध भी खराब हुआ था। सुएज नहर हालांकि फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा 1854 में बनाना प्रारंभ किया गया था, रूपरेखा शुरू हुई थी और 1869 में ये बनकर तैयार हुआ, लेकिन वास्तविक में 1872 से ही सुएज नहर का आवागमन की शुरुआत हुई। 89 प्रश्न है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी क्षेत्र चाय और कॉफी कृषि के लिए उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी ये चाय और कॉफी दोनों के लिए काफी उपयुक्त मिट्टी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी में यदि सिंचाई की जाए तो इनमें अन्य फसलों की भी उत्पादन की जा सकती है। जैसा कि जानते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ है। जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर 2 भाग में बांटी जाती है। भारत में मिट्टी को मुख्यतः 8 भागों में बांटी गई। पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नाइन्टी 92 प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदलने का अधिकृत किसके पास है? तो भारत की सीमा बदली जाए या नहीं, यह कार्य जो है संसद को है। भारतीय संसद को यह अधिकार है। अनुच्छेद 2 और 3, ये अनुच्छेद 2 और 3 2 में नए राज्य की स्थापना से संबंधित है, यानी प्रवेश, किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश दिलाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 3 में
कि भारत के किसी भी राज्य की सीमा का बदलना, उनका भौगोलिक क्षेत्र घटा बढ़ा देना अथवा उनके नामकरण से परिवर्तन से संबंधित कोई भी कार्य भारतीय संसद को यह अधिकार है। और जब भारतीय संसद इस प्रकार की कानून बनाएगी तो जो स्वाभाविक है कि अनुसूची जो राज्य से संबंधित है 4 और अनुच्छेद 4 में इसकी चर्चा है कि अनुसूची 4 और फिर जो भाग 7 है इसमें संशोधन करने की ज़रूरत होती है। भाग 1 में भी संशोधन करना होगा क्योंकि अनुसूची 1 में भी संशोधन करना होगा और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना होता है। 7वीं अनुसूची जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। तो जब किसी भी प्रकार की संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद के अधीन परिवर्तन लाएगी तो उसमें 2 हमारी जो सूची है उसमें परिवर्तन लाना होगा और वह परिवर्तन जो है अनुसूची 4 में और अनुसूची 1 में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में संसद ने अनेकों बार राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया है, राज्य का निर्माण भी किया है। दक्कन ट्रेप में पाई जाने वाली काली मिट्टी फसलों खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कपास की खेती के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। इस कारण इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे चार नोजम मिट्टी भी कहा जाता है और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है, जो लावा निर्मित मिट्टी है, लावा मैग्मा आदि से निर्मित मिट्टी है। और कपासी मिट्टी की खूबी होती है, काली मिट्टी की खूबी है कि उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत होती है और जल धारण करने की क्षमता के कारण ही जो रेशा है, कपास की रेशा है, वह अधिक मजबूत होती है और वह लंबी भी होती है, लंबी और मजबूती दोनों होती है और जो कि कपास की खेती के लिए, कपास की सूता के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। चौरानवे प्रश्न है कि भारतीय नौसेना स्वदेशी निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रमांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का यह जो है एक बड़ी उपलब्धि है। यह सबसे बड़ी बात है कि यह स्वदेशी है और इसे भारत सरकार ने जलावरण किया है। ये कोचीन शिपयार्ड से बना हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं इस पर 30 जो है लड़ाकू विमान और यानी 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर, 30 एयरक्राफ्ट इस पर जो है रखा जा सकता है, जिसमें 20 जो है वह विमान हो सकता है और 10 जो है हेलीकॉप्टर इसमें रखा जा सकता है। यानी इस युद्धपोत पर 30 एयरक्राफ्ट को हम एक बार शिफ्ट कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यह भारत का स्वदेशी निर्मित है, पहला है। जुलाई 2022 में इसका आवरण किया गया है। इस पर 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत आई है। पंचानवे प्रश्न है, भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का प्राप्त किया है? तो हम जानते हैं कि अमेरिका से हमने प्राप्त किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि 2.6 अरब डॉलर में यह सौदा हुआ है, जिसमें 24 हमको MH रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेगी और ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है यह हमें 24 हेलीकॉप्टर इनसे हमें प्राप्त करने की सौदा की गई है और यह हेलीकॉप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की अस्त्र शस्त्र से लैस होते हैं और चीन की बढ़ती हुई समुद्री गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी हेलीकॉप्टर हमने जो MH-60 रोमियो लिया है वह बहुत ही उपयोगी कारगर साबित होगी। छियानवे है, 26 जनवरी 2022
को निम्नलिखित में किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना के गणतंत्र दिवस झांकी के रूप में हिस्सा लिया? तो लेफ्टिनेंट जो है शिवांगी सिंह, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह यह करने में सफल हुई है, जो पहला पायलट के रूप में यह जो है जनवरी 2022 में जो वायुसेना भारत में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की भारत की उपलब्धियों की जो मूल्यांकन की जाती है, उसकी जो हम लोग के सामने प्रदर्शन की जाती है, उसमें लड़ाकू विमान पायलट के रूप में जो है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने यह झांकी के रूप में हिस्सा लेकर इतिहास रची है। नाइन्टी 98 प्रश्न है कि जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपेन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें UNCTAD का जो महासचिव नियुक्त किया गया है। 1964 ईस्वी में ये UNCTAD की स्थापना हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में ईस्वी में हुई, जिसका अध्यक्ष रेबेका ग्रीन्सपेन को नियुक्त की गई है। निन्यानवे प्रश्न है कि पोंगल समर्पित एक शस्योत्सव उत्सव है, यानी कि ये फसल से संबंधित एक उत्सव है जो किस देवता से समर्पित है? तो हमें समझना है कि यह सूर्य देवता से संबंधित है। सूर्य देव की इसमें आराधना होती है, पूजा होती है, और चावल प्लस गुड़ से बना हुआ खीर उनको समर्पित की जाती है, और उनके प्रति समर्पण से उन्हें अधिक से अधिक फसल, उत्साह, उमंग, शांति देने की कामना, उनसे समृद्धि की कामना की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14-15 जनवरी को यह जो है पोंगल उत्सव मनाई जाती है, और यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। आपका 100वां प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस साई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो यह गांधीनगर में इस तरह की साई द्वारा शुरू की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर खेल प्रदर्शन हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अधिक से अधिक पदक प्राप्त करें, इसके लिए कई क्षेत्रीय जो है केंद्र स्थापित की जा रही है, जिस केंद्र के रूप में बेहतर स्थिति उपलब्ध हो। विशेष रूप से ये पैरा केंद्र, यानी कि पैरा जो खिलाड़ी है उनके लिए गांधीनगर में इस प्रकार की प्रावधान किया गया है, जो भारत में पैरा खिलाड़ियों के लिए पहला केंद्र है। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ आप लोग को फिर शुभकामना छठ पूजा की, और रुक्मिणी प्रकाशन से जुड़े रहें। रुक्मिणी प्रकाशन उत्सव में भी आपको कुछ पढ़ाई कराने की जज्बा रखती है, और जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या बंद? इस पर अभी मारा है, हो गया ना? हम तो समझ, फिर चालू हो जाएगा।